हेलो और आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 2026 की शुरुआत में आई मार्केट वोलेटिलिटी पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब न्यूज़ हेडलाइंस पूरी तरह से लाल रंग में रंग जाती है ना, तो थोड़ा पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन आज हम इस वोलेटिलिटी को किसी डिजास्टर या आफत की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम इसे एक बेहद इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म की तरह समझेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझना और मास्टर करना हर स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डेटा, रिसर्च और उन अंदरूनी बातों को डिकोड करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जब मार्केट गिरता है तो असल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा होता है। तो आज के इस रोड मैप में हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, 2026 का मार्केट क्रैश। दूसरा, कैपिटल रेजिलियंस के डायनामिक्स। तीसरा, एक म्यूचुअल फंड के अंदर आखिर क्या होता है। चौथा, एसआईपी की असली ताकत। और पांचवा, सेबी के नए फंड नियम। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 का मार्केट क्रैश। आइए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त मार्केट का एक्चुअल माहौल कैसा था। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, अचानक मार्केट क्रैश होने का आखिर कारण क्या होता है। देखिए, कोई भी बड़ा क्रैश हवा में नहीं होता। यह असल में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता और इन्वेस्टर्स के डगमगाते भरोसे का एक बड़ा सा कॉकटेल होता है। जब बड़े आर्थिक और जियोपॉलिटिकल वेरिएबल्स एक साथ टकराते हैं ना, तो मार्केट में एक शॉकवेव दौड़ जाती है और यही शॉकवेव बेंचमार्क इंडेक्स को सीधे नीचे की तरफ धकेल देती है। अगर हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो 3 मेन फैक्टर्स थे जिन्होंने पूरा खेल बिगाड़ दिया। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव, जिसने पूरी दुनिया में रिस्क लेने से बचने का माहौल बना दिया। दूसरा, ब्रेंट क्रूड ऑयल का $105 प्रति बैरल के पार निकल जाना। अब भारत जैसी इकॉनमी के लिए ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। और इन्हीं सभी टेंशन्स की वजह से तीसरा फैक्टर सामने आया। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने भारी मात्रा में अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर दिया। इन्हीं 3 वेरिएबल्स ने मिलकर सेंसेक्स और निफ्टी को एक ही दिन में काफी नीचे गिरा दिया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कैपिटल रेजिलियंस के डायनामिक्स। आइए देखते हैं कि अलग अलग साइज की कंपनियां इन आर्थिक झटकों को कैसे झेलती हैं। अब इस चीज को थोड़ा अकादमिक और रिसर्च की नजरिए से समझते हैं। वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल यानी वीईसीएम का डेटा हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाता है। जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं यानी बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनियां, उनका स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है। हाँ, वो फेडरल फंड रेट और S&P 500 जैसी बड़ी ग्लोबल चीज़ों से भारी मात्रा में इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर झटकों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वो डॉलर की M2 मनी सप्लाई और CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स के सामने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। डेटा साफ बताता है कि छोटे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी का लेवल कहीं ज़्यादा होता है और शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी अनस्टेबल हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो बड़े स्टॉक्स एक मजबूत नींव की तरह टिके रहते हैं, जबकि छोटे स्टॉक्स तूफान में थोड़ा ज़्यादा हिलते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है। चलिए अब अपना नजरिया बदलते हैं और पर्दे के पीछे चलते हैं। मार्केट क्रैश कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, ये शतरंज का एक तेज गति वाला खेल है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर यही सच है। जब मोबाइल ऐप पर पोर्टफोलियो पूरा लाल दिखता है तो एक आम इन्वेस्टर नेचुरली घबरा जाता है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के अंदर बैठे फंड मैनेजर्स बिल्कुल पैनिक नहीं करते। उनके लिए ये एक हाई स्पीड चेस गेम जैसा है। वो इस वोलेटिलिटी का यूज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी सेट करने और फ्यूचर के प्रॉफिट के बीज बोने के लिए। उनका ये प्लेबुक समझना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, स्टेप 1, मार्केट बंद होने के बाद करीब 3:30 बजे NAV में आई गिरावट का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। फिर आता है स्टेप 2, जो सबसे क्रूशियल है। फंड मैनेजर्स के पास पहले से ही 3 से 5% का एक कैश बफर होता है। वो इस कैश का यूज करते हैं ताकि अचानक आई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट या पैनिक सेलिंग को संभाल सकें। इस वजह से उन्हें अपने अच्छे स्टॉक्स मजबूरी में नहीं बेचने पड़ते। और फिर आता है स्टेप 3, बाइंग। फंड मैनेजर QGLP यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी और प्राइस फ्रेमवर्क का यूज करके FMCG और फार्मा जैसे मजबूत और डिफेंसिव स्टॉक्स को सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं। एक तरह से ये उनके लिए पोर्टफोलियो की सफाई करने और टॉप क्लास कंपनियों को डिस्काउंट पर उठाने का सबसे सही वक्त होता है। और ये बात हमें बेहद शानदार तरीके से हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है। सेक्शन 4, SIP की ताकत। ये एक आम इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ढाल है। चलिए इसे एक सिंपल से मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे हम रूपी ऑस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट किया जा रहा है। जनवरी में जब प्राइस 100 रुपीज़ था तो 50 यूनिट्स मिली। फिर फरवरी में क्रैश आया और प्राइस गिरकर 70 रुपये हो गया। अब उसी सेम अमाउंट में 71 यूनिट्स मिल गई।
मार्च में जब मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ और प्राइस 90 रुपीस पहुंचा तो 55 यूनिट्स मिली। जरा सोचिए, अगर क्रैश के दर से इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाता तो वो जो सस्ते दाम पर 71 यूनिट्स मिल रही थी वो कभी नहीं मिल पाती। जब मार्केट गिरता है और खरीदारी की जाती है तो एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो असल में मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी सेल के दौरान शॉपिंग करने से मना कर देना। कोई सेंस नहीं बनता है ना? अब इस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 32,087 करोड़ रुपए। ये एम्फी का डेटा है जो बताता है कि मार्च 2026 में एसआईपी के जरिए इतना भारी इन्फ्लो आया था। इतनी बड़ी मार्केट गिरावट और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद स्मार्ट पैसा मार्केट में बना रहा। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि वोलेटिलिटी से भागना नहीं है बल्कि उसका फायदा उठाना है। अब अगर थोड़ा स्टेबिलिटी की बात करें तो क्रैश के टाइम अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज का बिहेवियर काफी अलग होता है। पिछले 10 साल के डेटा को देखें तो मल्टी एसेट फंड्स ने करीब 11.10% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये फंड्स क्या करते हैं? ये अपना पैसा इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में बांट देते हैं, जिससे मार्केट गिरने पर एक बहुत अच्छा कुशन या बचाव मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जो अपना 65 से 80% हिस्सा सिर्फ इक्विटी में रखते हैं। इन्होंने करीब 12.14% का स्लाइटली बेटर रिटर्न दिया है। बॉटम लाइन ये है कि मल्टी एसेट फंड ज्यादा शांति और स्टेबिलिटी देते हैं, जबकि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स लॉन्ग टर्म में थोड़ी ज्यादा ग्रोथ देते हैं, पर उनमें थोड़ा रिस्क और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। सेक्शन 5, सेबी के नए फंड नियम। ये रेगुलेटरी बदलाव पूरे परिदृश्य को बदल कर रख रहे हैं। रेगुलेटर के नए रूल्स आने से पहले म्यूचुअल फंड्स का पूरा सिस्टम वाकई किसी भूल भुलैया जैसा लगता था। एक आम इन्वेस्टर के लिए सही कैटेगरी चुनना या ये समझना कि आखिर उसके फंड में रिस्क का लेवल क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग काम था। लेकिन इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से सेबी ने फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा और सख्त सर्कुलर जारी किया। इन नए नियमों के मुताबिक सेक्टोरियल या थीमैटिक फंड्स के लिए अब ये मैंडेटरी है कि उन्हें अपना कम से कम 80% हिस्सा उसी स्पेसिफिक सेक्टर की इक्विटी में लगाना होगा। इसके अलावा दो अलग अलग फंड्स के बीच 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं हो सकता। मतलब अब लोगों को बिल्कुल डिस्टिंक्ट और अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। साथ ही सेबी ने नए सेक्टोरियल डेट और लाइफ साइकिल फंड्स जैसी कैटेगरी शुरू की हैं और पुरानी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को बंद कर दिया है। इन सभी बदलावों का एक ही मोटिव है, इन्वेस्टर्स को एक ज्यादा सुरक्षित, क्लियर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट का माहौल देना। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचारणीय सवाल आता है, क्या मार्केट क्रैश सच में वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर वो सिर्फ पैसा निकालकर एक अनुशासित इन्वेस्टर के हाथ में रख देते हैं? पर्दे के पीछे की इंस्टीट्यूशनल वर्किंग और डेटा समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट का गिरना कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो पैसा डरकर मार्केट से बाहर निकल जाता है वो आखिरकार उन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है जो धैर्य के साथ अपने एसआईपी और मजबूत फंड्स पर टिके रहते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। हमारे इस एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।